So here we are again on the next topic, that is matrix multiplication, and dear student, it is very important topic at all. सबसे पहले तो इसकी कंडीशन को समझना बहुत ज़रूरी है. इसकी कंडीशन के बिना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है. जिस तरह हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा, ठीक वैसे ही इसकी कंडीशन ये है कि यदि A m क्रॉस n का है तो B मस्ट बी ऑफ n क्रॉस P, देन द प्रोडक्ट विल बी ऑफ द ऑर्डर m क्रॉस P. मीनिंग मेरा ये हुआ बोलने का कि यदि हम A इंटू बी निकाल रहे हैं तो पहला मैट्रिक्स हमारा A हुआ, दूसरा मैट्रिक्स B हुआ. पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए. मैंने एग्जांपल नीचे लिखा हुआ है कि यदि यहाँ पर ये रहा अपना एग्जांपल कि A जो है एक मैट्रिक्स 2/3 का है ना, और B जो है एक मैट्रिक्स 3/4 का है, तो C मस्ट बी ऑफ द ऑर्डर 2 क्रॉस 4. इसमें दो चीज़ आपको सीखने को मिली. पहला तो ये है कि देखिए A के नंबर ऑफ कॉलम्स B के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, दैट इज़ 3, और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसका ऑर्डर पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होगा, दैट इज़ 2 क्रॉस 4 का. ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से समझें. पहली जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव का मतलब यहाँ ये हो रहा है कि जिस तरह एडिशन में a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता था, वैसा यहाँ पर नहीं होगा. यहाँ a इंटू बी इंटू ए के इक्वल नहीं होता है ना. पर इसकी एक कंडीशन मैंने डाली हुई है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर विल बी कम्यूटेटिव. यानी आपने अगर मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़ रखे हैं, उसमें डायगोनल मैट्रिक्स एक टाइप होता है यदि उनके ऑर्डर सेम हो, यानी दोनों 2 क्रॉस 2 का हो, 3 क्रॉस 3 का हो, इस टाइप से यदि होता है तो फिर वो कम्यूटेटिव होता है. और इसका एक एग्जांपल पेज नंबर 76 पर एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ, यू कैन सी, और अगर कोई डाउट आता देन आई एम देयर. तीसरी प्रॉपर्टी इसकी जो है, जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो मैट्रिसेस कैन बी ऑब्टेन्ड. मतलब यहाँ ये हुआ, देखिए हमें मालूम है कि दो नंबर का प्रोडक्ट केवल तभी ज़ीरो हो सकता है जब उनमें से कोई एक ज़ीरो हो, है ना. तो उस कंडीशन में यहाँ ऐसा नहीं है कि यदि आप किसी मैट्रिक्स A में किसी नल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको ज़ीरो ही मिले. और दूसरी कंडीशन ये भी है कि अगर हमने दो मैट्रिक्स में से एक मैट्रिक्स नल नहीं लिया हुआ है या दोनों नल नहीं है यहाँ पर, दैट मीन्स A डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, B डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन उन दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो आ सकता है. तो आप इन सब पॉइंट्स को इसलिए ध्यान से समझें क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सामने आ सकते हैं. यू शुड बी रेडी फॉर दैट. इसीलिए मैं इतना थॉरली आपको पढ़ा रहा हूँ. तीसरी बात है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फॉलोज एसोसिएटिव लॉ. मतलब ये हो रहा है कि हम यदि पहले A B का मल्टीप्लाई करके उसमें C का मल्टीप्लाई करें, देन द रिजल्ट विल बी सेम एज वी आर मल्टीप्लाइंग B C फर्स्ट एंड देन मल्टीप्लाई विथ A, है ना. तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा. इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है. आप देख सकते हैं कि यदि मैं दो मैट्रिसेस के सम में किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करता हूँ, वो रिज़ल्ट हमें सेम देगा जब हम पहले मल्टीप्लाई कर लें बाद में एडिशन कर लें. ठीक है. और एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि यदि हम किसी भी मैट्रिक्स में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई प्री मल्टीप्लाई करें या पोस्ट मल्टीप्लाई करें, देन द रिजल्ट विल बी सेम, दैट इज़ A अगेन. दूसरी चीज़, यहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मैंने एक एग्जांपल लिया है. ये एक इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है ना, लेकिन इस सॉल्यूशन को मैं एक्सप्लेन कुछ समय बाद करूँगा. पहले अपन सॉल्यूशन को देखने से पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. ठीक है, चलिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया. ठीक है, बहुत धीरे धीरे से हम इस एग्जांपल को समझते हैं. 1 - 2 2 3 एक मैट्रिक्स हमारे पास है जिसका ऑर्डर आप देख सकते हैं कि 2/2 का है. दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास जो है वो 2/3 का है, यानी नंबर ऑफ रोज जो है इसमें 2 हैं और कॉलम्स जो हैं वो 3 हैं. सॉल्यूशन में लिख भी रहा हूँ और आपको समझा भी रहा हूँ, हालांकि आपको एग्ज़ाम में इतना बड़ा सॉल्यूशन लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो देखिए, सबसे पहले तो हम रफ में ये चीज़ समझ लें कि A जो था वो 2 क्रॉस 2 का था और B जो है वो 2 क्रॉस 3 का है. यानी यहाँ पर पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज जो है वो इक्वल है. पहली चीज़, इसलिए जो मैट्रिक्स हमको मिलेगा वो 2/3 का, यानी जिनको मैंने इन सर्कल किया हुआ है उनको आप देखें 2/3 का मिलेगा. तो मैंने एक इमेजनरी मैट्रिक्स यहाँ बना लिया कि A11 A12 A13 A21 A22 A23, यानी मुझे कुल मिला के इतनी सारी वैल्यूज़ यहाँ पर कैलकुलेट करना रहेगी. ठीक है,
चलिए, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर A11। अब A11 में आप ध्यान से देखिए कि मैंने दो यानी एक रो और एक कॉलम को हाईलाइट किया हुआ है। इसमें A11 का मल्टीप्लाई ये हुआ कि पहले वाले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई हम दूसरे वाले मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम से करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है मैंने मल्टीप्लाई फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम। A11 का मीनिंग यहाँ ये हुआ। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट क्या है 1, उसका मल्टीप्लाई हमने किया फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से यानी अगेन 1, तो 1 इंटू 1 प्लस इधर दूसरा एलिमेंट हमारे पास है -2 और इस तरफ दूसरा एलिमेंट है -3, तो हमने -2 का मल्टीप्लाई -3 से किया, तो रिजल्ट हमें फाइनली मिला 7। मतलब हम A11 की जगह पर 7 पुट कर सकते हैं। इसी तरह A12 के लिए A12 का मीनिंग क्या हुआ कि फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम, है ना, अभी फर्स्ट रो ही चलेगी सेकंड कॉलम के साथ। तो 1 का मल्टीप्लाई हमने किया 2 से प्लस -2 का मल्टीप्लाई किया 2 से, हमें रिजल्ट मिला 2 + -4 दैट इज़ -2। 1 3 का मीनिंग क्या हुआ कि फर्स्ट रो का आपको मल्टीप्लाई करना है थर्ड कॉलम से, तो हमने फर्स्ट रो यानी 1 - 2 का मल्टीप्लाई किया 3 - 1 से, यानी 1 का मल्टीप्लाई हो गया आपका 3 के साथ प्लस -2 का मल्टीप्लाई हो गया -1 के साथ दैट इज़ 3 प्लस -2 इंटू -1 दैट इज़ +2, तो 3 + 2 दैट इज़ 5 अगेन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने फर्स्ट वाली रो का मल्टीप्लाई देखिए आप तीनों कॉलम के साथ कर दिया, यानी अब हमारा A11 हमको मिल गया, A12 मिल गया, A13 मिल गया, हमारी यहाँ पर रो हो गई चेंज। अब हम आ रहे हैं सेकंड रो पर। जैसे ही हमने हमारा नेक्स्ट जो एलिमेंट है A21 क्या डिफाइन कर रहा है कि सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, यानी आप देख सकते हैं मैंने फिर से यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है कि हम फर्स्ट मैट्रिक्स के जो सेकंड रो है उसका मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं, है ना। तो हमें इस तरह के रिज़ल्ट इसमें मिल जाते हैं और हम सारी वैल्यूज़ फिर जहाँ पर जैसे ही पुट करते हैं तो हमें हमारा मैट्रिक्स का प्रोडक्ट सामने मिल जाता है ना। ये तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन बेस्ड समझाया कि इसमें कितना हमको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ रही थी। आप देख सकते हैं कि इसका लेवल क्या है। अब सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो सॉल्यूशन सिंपली आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं जैसा मैंने बताया कि इसमें आपको कुछ इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ दो चीज़ें ध्यान रखना है कि एक तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन एप्लीकेबल है कि नहीं है ना। दूसरा, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2/2 का मल्टीप्लाई हम 2/3 से कर रहे हैं तो हमें 2/3 का एक मैट्रिक्स मिलेगा। तो आप सिंपली देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर किस टाइप का कैलकुलेशन सामने लिखा हुआ है ना। और उसी तरीके से आप अपना सॉल्यूशन एग्जामिनर के सामने रख सकते हैं। इट इज़ एन ऑथेंटिक सॉल्यूशन। जो पिछला मैंने अभी आपको पेज बताया था, ये मैं आपको ये बताने के लिए था कि ये किस तरह से होता है ना। बट एग्जैक्टली ये सॉल्यूशन जो है वो आप सिंपली अपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 स्टेप में फाइनल आंसर आप ला सकते हैं। और अगर इसके अलावा भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।